ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। राशन मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको वो सरकार चाहिए जो रोजगार दे, ये कहना है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 किलो राशन से युवा आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत है। जब रोजगार होगा तो लोग खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। 5 किलो राशन से लोगों का भविष्य नहीं बदलने वाला है। जो राजनीतिक दल आपको सिर्फ राशन देने तक ही सीमित कर दे रहा है, उसकी नीति ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को महिलाओं के और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में, तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाजपा की सरकार जो है। और बता दें कि प्रियंका गांधी ने सदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि मैं परिवार के शहीदों के नाम पर वोट मांग रही हूं, जिन पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछती हूं कि मैं अपने परिवार पर क्यों ना गर्व करूं और क्यों मैं चुप रहूं। मेरी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। वहीं कैसरगंज से बृजभूषण शरद सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने को लेकर प्रियंका ने कहा कि भाजपा के लिए महिला सम्मान बस एक चुनावी जुमला है। तमाम मुद्दों के बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे, सपा से जैनुल अख्तर और कांग्रेस से मेराजुद्दीन का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सवाल मेरा पहला है विकास पांडे जी से, आपको हमारी आवाज आ रही है विकास पांडे जी? जी आ रही है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को जब से टिकट मिला है तब से ही सियासी बवाल है। टिकट देने का क्या मकसद है और इसका क्या मतलब है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है। मुझे लगता है इस पर प्रियंका गांधी को सबसे पहले कटाक्ष करने से पहले अपनी पार्टी के अंदर झांक करके देखना चाहिए। उधर नकुल लड़ेंगे कमलनाथ के बेटे और उधर सचिन पायलट लड़ेंगे राजेश पायलट के बेटे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नैतिकता के आधार पर ऐसे सवालों को करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए और किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले उन्हें समझना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी खुद की तरफ हैं। निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में, जब से 21वीं सदी की अगर बात करें तो 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी ने आधा दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं अपने, मगर कांग्रेस पार्टी इसी पीरियड में 19 साल लगातार एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के, एक ही परिवार के सहारे चलती रही। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना देखना चाहिए सबसे पहले प्रियंका गांधी को। मुझे लगता है बगैर आईना देखे सुबह सुबह चली आती है, शायद इसीलिए इनकी भाषा शैली का स्तर इतना गिरा हुआ होता है। ठीक है मेराजुद्दीन जी, जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ भी बयान देने से पहले कांग्रेस पार्टी से जो प्रियंका गांधी हैं वो उनको खुद की तरफ भी देखना चाहिए एक बार, कितना सहमत है इनकी बातों से? पहले तो ये बात सोचना चाहिए कि जब भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी कहती है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है और एक तरफ अगर महिला सम्मान की बात आती है तो जिन्होंने महिला पहलवानों की जो बेइज्जती की है, जो भी दुराचार हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उस व्यक्ति को टिकट देने के बाद क्या ये अच्छा किया? ये महिला आत्मसम्मान की बात की गई है।
अगर यहाँ पे आप बात करते हैं कि भाजपा पार्टी प्रत्याशी देख बदलती है, अध्यक्ष बदलती है, या ये तो नेतृत्व तय करता है कि किसको अध्यक्ष बेहतर तरीके से बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए। लेकिन अगर महिला सम्मान की बात की जाती है तो ब्रजभूषण सिंह को टिकट देने की बात यहाँ पर किस हद तक ठीक है? जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को जब से टिकट मिला है तब से ये बार बार विपक्ष सवाल उठाता है विकास जी, और ये भी सवाल यहाँ उठता है कि भाजपा अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है लेकिन हमेशा दल बदलुओं को पार्टी में भाजपा टिकट देती है, ऐसा क्यों? विकास जी, आपसे सवाल है। देखिए, दल बदलुओं को कौन कितना टिकट देता है ये कांग्रेस पार्टी को पहले तो समझ लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी दल नहीं है, दलदल है ये, और जिसमें मुझे लगता है कि दलदल जहां होता है वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी को बोलने से पहले समझना चाहिए भाई, जिनकी पार्टी की राजनीतिक विरासत ही दलदल से हुई हो उन्हें ये समझना चाहिए। आपने जिस कांग्रेस की परिकल्पना की थी वो कांग्रेस तो बहुत पीछे छूट गई। ये कौन सी कांग्रेस है ये बताए ना। ये दलदल ही तो है कांग्रेस का, विभिन्न दलों का, कि कभी कांग्रेस आई बनती है तो कभी कांग्रेस तिवारी बनती है, और तिवारी जाकर के फिर कांग्रेस में फिर वापस विलय होता है। तो ये एक दलदल है कांग्रेस पार्टी का। कभी लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनती है, तो ये कांग्रेस का दलदल है, और दलदल में कमल खिलता है, और वो कमल खिल रहा है 2014 से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। ये आप बहुत अच्छे से देख पा रही हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप याद कर लीजिए रत्ना जी, कि वही लोग हैं जो कभी कहते थे अखिलेश वखिलेश, कभी कोई कहता था चिरकुट नेता, कभी कोई कुछ कहता था, और आज एक छत के नीचे आ गए। चालू पार्टी कौन कहता था कांग्रेस को, आप बेहतर जानती हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों के लिए अखिलेश यादव भी पर्याप्त हैं। वो अक्सर इन्हें आईना दिखाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी को, और वो उनके गठबंधन के साथी हैं। हमारी ना सुने, उनकी तो सुने कम से कम। गठबंधन में रहकर के एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती है। अखिलेश यादव को लेकर के भी बड़ा बयान दिया अभी विकास पांडे जी ने। ठीक है, मेराजुद्दीन जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले जैनुल अख्तर जी से जवाब सुन लेते हैं। जैनुल अख्तर जी। जी क्या बोलिए मैडम, सुन नहीं पाया हूँ, एक बार दोबारा। ये बोल रहे हैं कि गठबंधन में होने के बावजूद भी अखिलेश यादव कांग्रेस को आईना दिखाते हैं। उनकी बात तो सुननी चाहिए, गठबंधन में ही आपसी तालमेल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं, और पूरे प्रदेश से हमारे जो है इंडिया गठबंधन के लिए सारे पदाधिकारी को जो है दिशा निर्देश दिया गया है। आपको जानकारी भी दे दें, मैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का जो है देवरिया का जिला अध्यक्ष हूं, और मुझे 7 विधानसभा का जो है सह प्रभारी बनाया गया है, और ये चिट्ठी प्रदेश कार्यालय से आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्गत की गई है कि आप जो है कांग्रेस देवरिया से लड़ रही है, सदल प्रसाद जी बांसगांव से लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और देवसलेमपुर विधान लोकसभा से जो है सपा प्रत्याशी रामाशंकर विद्यार्थी जी लड़ रहे हैं। और सभी लोग, तीनों लोकसभा जो हमारे देवरिया जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा के अंतर्गत आता है, आप लोग एकदम लग के और अपने पार्टी और अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताकर और संसद में भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, और हम लोग उसी दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। और कल जो है पर्चा दाखिला हमारे देवरिया में भी अखिलेश प्रताप सिंह का होने जा रहा है। सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हैं। हम लोग बलिया जाएंगे जहां पे रामाशंकर विद्यार्थी जी का नामांकन होगा। तो इस तरह से ये सब कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन, कांग्रेस हमारे बड़े दल है, बड़ा भाई है, उनके साथ हमारा किसी भी तरह का कोई जो है कहीं से भी कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो घबराहट में कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये है। 3 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है आसमान से जमीन पे आ रही है, और 4 चरण बाकी है मैडम, और सीधा इनका चेहरा साफ हो जाएगा। आम जनता के अंदर इतना आक्रोशित है कि हमारे इलाके में, जिले में जो है स्थानीय लोग सड़क पे खड़ा होकर, और माननीय विधायक जी, माननीय बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान जी, बरहज के विधायक माननीय साका मिश्रा जी को सड़क पे रोक कर उनसे जो है अपना जो है शिकायत किए, उनको जाने से कार्यक्रम में रोका गया था। तो इस तरह पब्लिक जो है वो अपने अधिकार को जान गई है। ये लोग जो है जुमला देते हैं, कोई इनका सच्चाई नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, सपना दिखाते हैं। तो इनका पर्दाफाश होने वाला है, और इंडिया गठबंधन 2024 में सफलतापूर्वक सरकार बनाने जा रही है।
तो कहीं ना कहीं इसका जो भय है वो अब बीजेपी को दिखाई दे रहा है। बार बार इनको जुमले की सरकार कहा जाता है, हमेशा यही, और कई बार ऐसा होता है विपक्ष जब कोई मुद्दा उठाता है, सवाल करता है, तो अक्सर सरकार यही कह के उनका मुंह चुप करवा देती है, बंद करवा देती है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। लेकिन जब मुद्दों की बात की जाती है तो कोई जवाब भी तो नहीं दिया जाता। विकास जी, देखिए रत्ना जी, पूरा विपक्ष नीति, नियत और नेतृत्व से विमुख हो चुका है। कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और कोई नेतृत्व नहीं है। अभी तक आप देश के चुनाव में जा रहे हैं, देश की सरकार बनाने के चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें यही नहीं पता है कि इनके यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरी बात, बड़े गठबंधन का राग अलाप रहे हैं। अरे भाई, वो गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं है, जरा पूछिए इनसे। वो गठबंधन बंगाल में क्यों नहीं है, और वो गठबंधन राहुल गांधी के वायनाड में कहां चला गया, ये जरा पूछ लीजिए इनसे। ये आपस में लड़ने वाले राजनीतिक दल हैं रत्ना जी। कन्नौज में अखिलेश यादव पर्चा फाइल करते हैं, कोई कांग्रेसी साथ में नहीं होता है, कोई कांग्रेसी, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। बनारस में अजय राय पर्चा फाइल करते हैं, कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति उनके साथ नहीं होता है। ये उदाहरण नहीं है, ये सच्चाई है आज इस गठबंधन की, जो इस देश के सामने खड़ी है। ये गठबंधन खुद से लड़ रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, केवल सत्ता तक पहुंचना चाहता है कि एन केंद्र प्रकारेण सत्ता तक पहुंच जाए और सत्ता का लाभ अपने लोगों को दे सके, देश में पुरानी लूट खसोट की संस्कृति बहाल हो सके। इसलिए ये गठबंधन जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए तो दिखा रहा है कि हम एक हैं, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर ना इनके कार्यकर्ता एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, ना ही इनके नेता एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। तो ये बार बार गठबंधन पे ये सवाल किया जाता है। हमारे साथ हमारे दो पैनलिस्ट हैं कांग्रेस से और सपा से। तो गठबंधन पे ये बार बार अक्सर कहा जाता है कि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव तक ही देखा जाएगा, इसके बाद हम कौन और आप कौन वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, पर्चा दाखिले की बात की इन्होंने, और पर्चा दाखिले जी मेराजुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके सामने आ जाएगा कल कानपुर में जो रैली होने जा रही है संयुक्त, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी एक ही स्टेज पे चुन्नीगंज के चौराहे पे पब्लिक को जनता को संबोधन करेंगे। और अगर आप बात करें तो ये कह रहे हैं गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है। कल माननीय अखिलेश यादव जी जब फरुखाबाद आए थे तो वो स्टेज पे आम आदमी पार्टी से लेके अपना दल तक के और कांग्रेस के सभी दल के लोग मौजूद थे। अगर ये गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग अगर साथ नहीं है तो फिर दिख क्यों रहे हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं गठबंधन की, तो हम आपके पास आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में भी है और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहाँ है, तो हर जगह गठबंधन है। और भाई बात तो हर नेता एक साथ एक जगह पे तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन कल एग्जाम्पल आपको देखने को ये मिलेगा कि माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक स्टेज पे रहेंगे। ठीक है विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए रत्ना जी, चोर चोर मौसेरे भाई और मिलकर के एक गठबंधन बनाई, तो ये है उस इंडी गठबंधन का आधार। अभी कह रहे थे रैली नहीं भाई साहब, रियलिटी देखिए, रियलिटी। रैली में तो जनता को, वही तो मैं कह रहा हूँ, रैली और संयुक्त मोर्चा की रैली, इन सब के प्रोपेगेंडा से आप जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, लेकिन धरातल में आप नामांकन करने जाते हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता नामांकन करने जाता है, कांग्रेस पार्टी का एक नेता उनके साथ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनारस में नामांकन करते हैं, समाजवादी पार्टी का एक नेता उनके साथ नहीं होता। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 2019 में बुआ और बबुआ का एक गठबंधन बनाया। क्या हुआ रत्ना जी? चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। उससे पहले 2017 में दो लड़कों की जोड़ी जो आज साथ में आए हैं, वो 2017 में भी साथ आ चुके हैं। क्या हुआ? चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। तो ये इस गठबंधन का सच्चाई है जो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ना ही इनका धरातल पर कोई आधार है और ना ही वास्तविकता में इनका कोई औचित्य है, जनता के बीच में इनके कोई उपयोगिता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ईमानदार और कर्मठ नेतृत्व है, और उस नेतृत्व के सहारे हम आने वाली 2024 की सरकार में पूर्ण आश्वस्त हैं कि हम 400 पार के जिस नारे के साथ गए हैं, वो संकल्प हमारा कार्यकर्ता और हमारी जनता पूरा करने जा रही है। और आप देख ही रही होंगी कि परिणाम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में खिल चुका है। तो अगर परिणाम इस ओर इशारा कर रहे हैं और आपको कहीं लगता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी परिणाम आने में वक्त है, अभी 4 चरणों के जो चुनाव है उनको हो जाने दीजिए पहले,
नारे लगा रहे हैं वो ठीक है, तो फिर चुनाव के बहिष्कार भी तो किए जा रहे हैं। फिर जो वोटिंग परसेंटेज को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है वो क्या है विकास जी? देखिए, वोटिंग और परसेंटेज को कहीं मैनिपुलेट करके नहीं दिखाया जा रहा। ये काम करने का तरीका है। चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ब्रीफिंग दी है कि इससे पहले भी जब फाइनली नतीजे दिए जाते हैं तो 2-3-4 दिन बाद ही आ पाते हैं, क्योंकि तमाम सुदूर इलाकों से नतीजे आते हैं, तमाम चीजें आती हैं और उसके बाद हम फाइनल नतीजे डिस्क्लोज करते हैं, उन पर मुहर लगा करके देते हैं। तो वो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि कोई मुद्दा नहीं है आज विपक्ष के पास। आज ऐसे मुद्दों पर विपक्ष बात कर रहा है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कभी आप ले आएंगे ईवीएम, साहब ईवीएम में समस्या है, जब वही चुनाव आयोग आपको चुनौती के साथ बुलाता है कि बताइए ईवीएम में खराबी है, हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, आप आइए ईवीएम में खराबी दिखाइए, तो कोई विपक्ष का नेता नहीं गया, कोई विपक्ष का नेता। यही तो सच्चाई है इस गठबंधन की कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ, यही इस गठबंधन की सच्चाई है। और वही ये जनता के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं। वास्तविकता में ये गठबंधन आपस में लड़ रहा है, लिख करके रख लीजिए, ये गठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। तो ये सच्चाई है गठबंधन की। मेराजुद्दीन जी, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जब गठबंधन है तो फिर कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, और बार बार जो सरकार है उन पर बेबुनियादी तरीके से, बस किसी तरीके से उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अक्सर जो पक्ष है जो वो तभी किसान, युवा, गरीब, रोजगार की बात करता है, विकास की बात करता है जब चुनाव आते हैं। विकास जी, ये भी तो बात कही जाती है। जी आपने तो दोबारा बोलेंगे? एक मिनट, मेराजुद्दीन जी जी ठीक है, आप अपनी बात रखिए पहले। जी, मैनिफेस्टो देखा है आपने? कांग्रेस तो किसानों की भी बात कर रही है, कांग्रेस बेरोजगारों की भी बात कर रही है, कांग्रेस महिला सुरक्षा सम्मान की भी बात कर रही है, कांग्रेस एजुकेशन लोन को माफ करने की भी बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तो ऐसी कुछ तरीके की कोई बात नहीं है। माननीय कल अखिलेश यादव जी ने भी यही बात की है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। यहाँ पे 10 साल में अगर आप दिखा दीजिए किसी को कोई नौकरी या रोजगार मिला हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार अगर होगी तो क्या 400 पार इस तरीके से होगा कि लोगों का वोट नहीं जलने देंगे, हम प्रशासन का सहारा लेंगे। हम तो देख रहे हैं ना आजकल जगह जगह रोज जहां भी चरण हो रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। अब तो मीडिया दिखा रही है तो उसमें क्या छुपा है कुछ कि आप देखिए कहीं भी वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं, तो इस तरीके से 400 पार करेंगे हम। जी ठीक है, जैनुल अख्तर से भी हम सवाल जवाब कर लेते हैं। जैनुल अख्तर जी की बार बार अभी जैसा कि विकास जी ने कहा कि राहुल और अखिलेश ये तो पहले भी आए थे, लेकिन क्या हुआ था वो नतीजा सबको पता है। तो क्या लगता है इस बार किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा या पहले की तरह ही सब कुछ टाटा फिश है? नहीं, इस बार जो है जबरदस्त बदलाव मिलेगा मैडम। और मैं आपसे बता दूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल से, और उत्तर प्रदेश में दूसरे राउंड में मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों ने रोजगार के नाम पे तो कुछ किया नहीं। हमारे नौजवान साथी जो हैं वे जो है बेरोजगार होके और सड़क पे घूम रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने जो कंपटीशन में लड़के बैठते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली में, आपके लखनऊ में, बीएचयू में पढ़ने वाले छात्र कंपटीशन देते हैं, उनको जब सिपाही की भर्ती होती है, आरओ की भर्ती होती है, अभी आपका नीट का पेपर हुआ है, तमाम तरह के पर्चे लीक हो जा रहे हैं, उनका जो है सपना चकनाचूर हो जा रहा है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे खत्म हो गए हैं। हमारे यहाँ जो है क्राइम इतना है कि दिन में कब कहां पे किस तरह का जो है किसकी बहन बेटियों का इज्जत लूट लिया जाएगा, कहां पे कोई डकैती हो जाएगा, कहां बैंक लूट लिए जाएंगे, ये जो है पूरा आतता इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी का हालात पूरे देश में बना हुआ है। इसलिए जनता जो है सुरक्षा के नाम पे, आप जो है आर्थिक स्थिति इस तरह की हो गई है मैडम कि हम बांग्लादेश के नीचे आ गए हैं, हमारा जीडीपी स्तर नीचे आ गया है। हम जो है हमारा कोई मतलब स्तर, आर्थिक स्तर पे हम जो है जहां चाइना और अमेरिका से लड़ाई की बात करते हैं, आज हमारी स्थिति है कि बांग्लादेश और नेपाल के टक्कर में आ गए हैं। कहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी और योगी जी ने लाया, कहीं पे हमको छोड़ा नहीं है किसी भी क्षेत्र में। आज ये हाल है कि उन्होंने जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, आपका रेल है, आपका एरोप्लेन है, एयरपोर्ट है, आपका वेल है,
सेल है, सबको इन्होंने बेच दिया, निजीकरण कर दिया। अपने 2 मित्रों को इन्होंने पैसा इतना दिया कि वो जितना 2 मित्रों को उन्होंने पैसा दिया है, उतना ही पैसा हमारे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में है कि हम लोग उतना ही पैसा हम जो है इंडिया में उतना लखपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे, उतना पैसा जिनके इनके मित्र लेके पैसा विदेश भाग गए। नीरव मोदी भागे, चौकसी भागे, तमाम लोग भागे हैं जो फेरिस्त है। आपको भी मालूम है, हमारे बीजेपी के नेता माननीय जो बैठे हुए हैं पैनल पे, उनको भी मालूम है। पूरा देश सर्च कर रहा है और बहुत शानदार वक्त पे आया है। इनको जो है दवाई करने का, इंजेक्शन देने का जनता के पास जो है अब समय आ गया है। वो छोड़ने वाली नहीं है। किसान को एमएफसी का आप रेट नहीं देते हैं। आप किसान जो गन्ना जो है, गेहूं जो है पैदा करता है, वो अपनी मांग, जायज मांग को लेकर दिल्ली पे जाता है। आप जो है उसके गाड़ी में कील ठोक देते हैं, पानी की बौछारें मारते हैं। 150 से ऊपर उनकी जो है मौत हो गई। ये सारा जिम्मेदार केंद्र सरकार की है। कोई ऐसा देश में कल्याणकारी इन्होंने काम नहीं किया है। इन सारे सवालों का जवाब जो है हमारी जनता जो है उनसे अब इस 2024 के चुनाव में देने जा रही है। इनकी मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। रही बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों लोग कोई ऐसे लोग नहीं है। ये विदेश में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में पढ़ाई करके आए हैं। हमारे ऐसे हैं कि जिनका हमारे पढ़ लिख के आए हैं। इनकी डिग्री की कोई जांच नहीं करना है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, इनकी डिग्री कब की है, कितने तक पढ़े थे, कहाँ पे रहे थे, ऐसा नहीं है। इनकी सारे परफेक्ट पढ़ाई है, सारा परफेक्ट जो है इन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, दोनों हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़ के आए हैं और अच्छे डिग्री, एक MBA है और एक इंजीनियर है, और उन्होंने ही अपनी सोच के अनुसार जैनुल जी, आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी में पढ़े लिखों की कमी है। जैनुल जी, अब हम तो पढ़े लिखे की कमी अगर न होती तो, अगर पढ़े लिखे की अगर अच्छी होती तो हमारे देश में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री होते। उनके ऐसे आदमी को बनाया गया है अर्थशास्त्री जो MA हिस्ट्री से पढ़ी लिखी महिला है, जिनको अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है। ऐसे विभाग दिए गए हैं जिससे देश जो है अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत पीछे चला जा रहा है। एक स्पेशलिस्ट आदमी को बनाइए, जैसा आपके जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बन जाते हैं अध्यक्ष, जिन्होंने बैट कभी नहीं पकड़ा। आप कैसे लोगों को देश के इतने बड़े बड़े पद पर बैठा रहे हैं भाई? आप जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसको बैठाने का काम करिए, देश तरक्की करेगा। इनके पास कोई न जो है सलाहियत है, न योग्यता है, और इसीलिए देश जो है हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे मानक के नीचे जो चला जा रहा है। ठीक है विकास जी, बहुत कुछ जैनुल जी ने अपने तरफ से बोला और पढ़े लिखों की बात कही है। जो 2 युवा नेता हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनको लेकर के, उनकी डिग्रीज को लेकर के बातचीत की गई। और ऐसे में बीजेपी पर यह सीधा सीधा कहा गया है कि बीजेपी में अगर ऐसे लोगों की कमी है, और अगर ऐसे लोग होते तो शायद आज जो अर्थव्यवस्था है और जो अपने देश का हाल है वो शायद ऐसा नहीं होता। विकास जी, विकास पांडे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अगला सवाल मिराजुद्दीन से कर लेते हैं, तब तक हम विकास जी से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? विकास पांडे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। ठीक है विकास जी, जैनुल अख्तर ने बहुत कुछ कहा है, हम उम्मीद करते हैं आपने उनकी आवाज सुनी होगी। जैनुल अख्तर जी, ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए कि किस तरीके से, और जो इंडिया गठबंधन को बार बार बोला जाता है कि कमजोर है, वो सामना नहीं कर पाएगी, लेकिन विपक्ष बाबा ये भी कहता है कि जो बीजेपी है वो तभी आती है और जितने हथकंडे हैं उसके वो चुनाव के समय पे ही होगी। मेरी आवाज आ रही है? जी विकास जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं विकास जी, लेकिन ये बताइए क्या आपने अभी तक हमारी बात सुनी? जी, एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए। जैनुल अख्तर जी ने बहुत कुछ कहा है और डिग्रीज को लेकर के बातचीत कही है। उनका सीधा सा कहना है कि बीजेपी में पढ़े लिखों की कमी है, जिसकी वजह से देश का ये हाल है आज। देखिए, पढ़े लिखों की अपने आप गणना करने वाले लोग, स्वघोषित पढ़े लिखे लोग, पहले तो ये तय करके बताएं, एक युवराज अपने पिता के हाथों से माइक छीन लेते हैं
तो ये किस पढ़ाई में आता है, जरा ये बता दें। और दूसरे पढ़े लिखे लोग अपने पिता समान प्रधानमंत्री, पार्टी के मुखिया एक बिल पास करते हैं और भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बिल को फाड़ करके उनकी बेइज्जती करते हैं और वो बेचारे खड़े रहते हैं डेलीगेट्स में। तो ये किस संस्कृति का हिस्सा है, किस पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है, ये मुझे लगता है कांग्रेस के साथी अभी मुझे बताएंगे। 2-3 चीजें हैं कि अब पढ़े लिखो बनाने से, पढ़े लिखे जिन्होंने बनाए उनके शासनकाल में क्या हुआ। आप याद कर लीजिए, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये उन पढ़े लिखो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये किसके शासनकाल में बना? उन्हीं पढ़े लिखों के शासनकाल में बना जिन पढ़े लिखों के ऊपर अभी ये प्रवचन दे रहे थे। और उन्हें याद करना चाहिए कि महंगाई डबल डिजिट में हो गई थी उनके शासनकाल में, डबल डिजिट में। वो 2010, 11 और 12 का काल याद करिए, जब महंगाई के मारे जनता त्राही त्राही कर रही थी। 200 रुपए किलो दालें बिकवा दी आपने इसी देश के अंदर आपने। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस पार्टी के लिए आप ये कह रहे हो कि उसमें पढ़े लिखे नहीं है, उस पार्टी के किसी एक साल का हमें डेटा बता दीजिए जब पूरे साल महंगाई डबल डिजिट में रही हो। तो ये है पढ़े लिखे और हमारी सो कॉल्ड पढ़े लिखे पार्टी के बीच में, हमारी पार्टी के बीच में फर्क। अब दिक्कत कहां पे है इनकी पोल अब खुल चुकी है। एक पढ़े लिखे इनके बैठे हैं अमेरिका में, सैम पित्रोदा, वो क्या कहते हैं, क्या ऐसा पढ़ा लिखा देश चाहेगा जो इस देश को बांटने का काम करे, रंग भेद के आधार पर इस देश को बंटवारा करने का काम करे? क्या ये देश ऐसा पढ़ा लिखा चाहेगा? मुझे लग रहा है इसी पढ़े लिखे की बात कर रहे थे अभी हमारी साथी। इन्हें ऐसा ही पढ़ा लिखा चाहिए जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करे, इस देश के समाज को, इस देश को बांटने वाला इन्हें पढ़ा लिखा चाहिए। तो ऐसा पढ़ा लिखा महाराज जी, श्रीमान जी, देश को नहीं चाहिए। ऐसा पढ़ा लिखा सो कॉल्ड कांग्रेसियों को चाहिए, ऐसा पढ़ा लिखा सो कॉल्ड समाजवादी परिवारवादियों को चाहिए। तो मुझे लगता है देश को जो लोग चाहिए वो आज इस देश को दुनिया की ये एक चीज और मैं बता दूं आपको, उन्हीं पढ़े लिखों ने 10वें नंबर की इकोनॉमी दिया था, 10वें नंबर की इकोनॉमी, और सो कॉल्ड हमारी पार्टी ने उसे, नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्हें ये कह रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे, उन्होंने इस देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, उन्हीं ने। और दूसरी चीज दुनिया में सुन लीजिए, उन्हीं पढ़े लिखों के शासनकाल में औसतन जीडीपी 6.4% थी 10 साल में, और उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में औसतन जीडीपी 6.9% है। इवन द कोरोना जैसी महामारी को आप बीच में इंक्लूड कर लीजिए। तो इन्हें कैसे पढ़े लिखे चाहिए, जरा श्रीमान जी मुझे बता दें। अब मैं आता हूं देश के ऊपर। रत्ना जी, इन्हें देश के संस्कृति के बारे में, देश की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये केवल हवाई किताबी ज्ञान से इस देश को चलाना चाहते हैं। ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जरा इनसे ये पूछिए कि जो अपनी पढ़ाई लिखाई का लाभ अपनी पार्टी को नहीं दे पा रहे, जनता को नहीं दे पा रहे हैं, तो जनता इन्हें क्यों चुनेगी? ये सवाल इनके सामने खड़ा हुआ है। ये ऐसे पढ़े लिखों से तो अच्छा है हमारे यहाँ जो औसतन पढ़े लिखे लोग हैं वो आज ज्यादा मायने रखते हैं इन अपेक्षाकृत इन पढ़े लिखे लोगों के, जिनके शासनकाल में इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आप याद कर लीजिए, इस देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 है, नंबर 2। और किसके शासन में बने? नरेंद्र मोदी जी के शासन में, जिनकी पढ़ाई लिखाई पर अभी श्रीमान जी सवाल कर रहे थे। अरे अपने गिरेबान में झांकना ही नहीं चाहते हैं, और जो अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहता उसे कोई सुधार नहीं सकता, उसे जनता सुधार सकती है, और जनता इन्हें बराबर सुधार रही है। ठीक है, जैनुल अख्तर जी, आपने काफी कुछ सुना विकास जी ने क्या क्या बोला। सैम पित्रोदा की बात कर रहे थे, तो जब से उनका बयान आया है ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, तो सियासी बवाल इस पर भी चालू हो गया है तब से। लेकिन ये विपक्ष बार बार कहता था कि जो सरकार है वो सिर्फ जनता को बांट रही है, वोट के आधार पे और धर्म के आधार पे जनता से जो है वो वोट बटोर रही है। लेकिन अब इस पर क्या कहेंगे आप, जैनुल अख्तर? मैडम, 2010, 11, 12 की जो बात आ रही है, सीधा आज जो है 12 साल होने जा रहा है। और आप सीधा देख लीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सांसद हुआ करती है स्मृति ईरानी जी, वो जो है जब 50 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ जाता था कांग्रेस के जमाने में, तो मैडम जो है अपना जो है सब्जी गैस सिलेंडर लेके संसद भवन के सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं
वो 350 से 400 जब हो जाता था तो ये सब के सब लोग जाके वहां पे बैठ के धरना प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी और देश के खिलाफ जो है ये लोग आंदोलन करते थे लोकतांत्रिक ढंग से। और आज 1200 रुपए जब सिलेंडर बेचा जा रहा है, जितने बुद्धिजीवी हमारे वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनको एक बार भी न स्मृति ईरानी जी को, न भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या कार्यकर्ता को कहीं से कोई महंगाई नहीं नजर आती है। इनके कार्यकाल में 150 रुपए 200 रुपए तक दाल चला गया, इसी सरकार में गई है। इसके बाद से तेल इनका 150-200 के बीच गया है। आप जो है हर सामान में जीएसटी लगा दिए हैं, यहाँ तक कि शिक्षा के जो सामान है, जो मूलभूत हमारी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा है, उसमें भी इन्होंने किताब कॉपी पेन पे जीएसटी लगा के पढ़ने से हमारे गरीब तबके के लोगों को खत्म करने की साजिश है, अनपढ़ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा चीज, इन्होंने जो है इस कोरोना कार्यकाल में इन्होंने चंदा का धंधा किया और हमारे वैक्सीन इन्होंने ऐसा लिया, वैक्सीन वाले कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया और चंदा लेके अपने माला माल हो गई है सरकार। और हमारे नौजवान साथी जितने भी लोग हैं उनको जो है ऐसे वैक्सीन का सुई लगाए कि जो आज आप सुन रही होंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सबको हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। और इस तरह से जो है सब पंत हॉस्पिटल का, आपका दिल्ली का मैडम मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के पंत हॉस्पिटल में लगातार जो है मरीज पहुंच रहे हैं, वहां के स्टाफ पूछ रहे हैं कि क्या मामला है, कि ये कोरोना का सुई लगा था, तो कर रहे हैं कि हाँ, तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा। इस तरह से जो है इनके सरकार में ये हुआ, इतनी बड़ी उपलब्धि हुआ है कि अभी तक तो लोग जाति धर्म से खेलते थे, अब इंसान का जान का भी सौदा इन लोगों ने चंदा लेके किया है। क्या ये बात करेंगे, कौन से आधार पे बात करेंगे ये लोग? हर चीज में इन्होंने जो लूट खसोट का काम किया है और देश को एकदम जो है आपका जो है गर्त में ले जाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। अपने 2-4 मित्रों को करोड़पति और अरबपति बनाया और कंपनियों से आज जो है एक मामूली औरतें जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, इंटर में पढ़ने जाती हैं, स्कूटी खरीदती थी, बाइक खरीद के लड़के जाते थे, 30,000 से 40,000 में मिल जाया करती थी। लेकिन इनकी सरकार में इन्होंने इतना चंदा लिया कि आज एक बाइक का, एक स्कूटी का दाम 90,000 80,000 रुपया हो गया। इस सवाल का जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जो भी सम्मानित जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, कहां से उनके सारे रोजगार आप खत्म कर दिए, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, सारे चीनी मिल बेच दिया, तमाम तरह के रोजगार बंद कर दिए, तमाम क्षेत्रों में जीएसटी लगा दिए। उसके बाद भी इनके पास जीने खाने का अगर कुछ 2 पैसा है तो इतनी महंगाई आपने कर दिया कि न अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, न उनको सुई दवाई करा पाएंगे, न उनके लिए गाड़ी खरीद पाएंगे। आपने तो सिर्फ जीने का जो है, और आने वाले समय में तो ये लोग यही चाहते भी हैं कि जो है संविधान को हम बदल देंगे, इसीलिए ये 400 पार की बात करते हैं। और 400 तो कभी इनको आपसे मैं बता दूं, गांव में बहुत से ऐसे आप सुनती होंगी मैडम कि कुर्सी वाले आते हैं बेचने के लिए, फेरी वाले बोलते हैं 400 500, और जब औरतें पूछती हैं रेट लगाती हैं तो 150 में देके चले जाते हैं, 100 में देके चले जाते हैं। तो इन लोगों का इसी तरह का हर इलेक्शन में जुमला लाते हैं। इनका सीधा सीधा है कि हम संविधान बदलेंगे और संविधान बदलकर और जो है जो है 20 साल तक 25 साल तक इसके बाद से कोई चुनाव नहीं होगा और हम तानाशाह की तरह पूरे देश में राज करेंगे। और उसी हिसाब से देश को बदलना चाहते हैं। और ये बातें जो है देश की पब्लिक, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अकलियत के लोग सब लोग जान गए हैं। इसलिए ये इलेक्शन आपका सिर्फ आम इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये संविधान बचाने का इलेक्शन हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य बचाने का इलेक्शन हो रहा है। इनके जो है आगे किस तरह का लाइफ होगा, इन तमाम चीजों को देख के इलेक्शन इस बार मतदान करने जा रहे हैं 2024 में। और भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म ऊंच नीच आगे पीछे की बात करती थी, आज एकदम जनता ने इनको पकड़ लिया है रिमोट कंट्रोल में और 2024 में 3 चरण के इलेक्शन में बैकफुट पे आ गई है। और तमाम तरह के संभल के लोकसभा चुनाव में देखी होंगी कि वहां प्रशासन और कुछ लोगों ने मिलके प्रत्याशी को भी जाने का इजाजत नहीं दिए हैं। लोग गाड़ी से उतरे, उनके पास बैलेट कागज था जो आप टीवी और तमाम तरह के आपके जो है न्यूज चैनल पे आया है। मैं कोई अपने मन से आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो इस तरह से ये इन लोग का जो है मतलब जो है ये लोग हार देखकर बौखला गए हैं और तमाम तरह के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप
तमाम तरह का हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की लोकतंत्र में जनता विश्वास कर रही है और जनता ही सबसे सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, और जनता हमारे इंडिया गठबंधन के साथ है। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो है हम बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे और आने वाला 4 जून जो होगा वो देश का एक नया क्रांतिकारी दिन होगा और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। खैर वो तो वक्त बताएगा अख्तर जी कि 4 जून को क्या होगा, हैट्रिक लगेगी या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की बार बार बात की जाती है विकास पांडे जी, क्या लगता है कि संविधान को इतनी आसानी से सरकार बदल देगी? बार बार अक्सर ये सवाल पूछा जाता है विकास जी। ठीक है, तो नेटवर्क इशू की वजह से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा विकास जी से। तमाम तरीके के सवाल जवाब इस डिबेट में किए गए हैं और विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के थे दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है। कई सवाल थे कि आखिर युवाओं के लिए कब बात करेगी सरकार, कब ध्यान देगी किसानों के ऊपर और कब ध्यान देगी महिलाओं के ऊपर और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर। बता दें कि देश का जो युवा है वो सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के लिए है, ये कहा जाता है। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने बार बार ये सवाल उठाया है कि ये एक तरीके से बस युवा को गुमराह करने का एक तरीके का हथकंडा है जो बीजेपी ने अपनाया है। वहीं आपको बता दें कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिए जाने को लेकर प्रियंका ने यह भी कहा था कि भाजपा के लिए महिला सम्मान चुनावी सिर्फ एक जुमला है। जी हां, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अंत में क्या हुआ ये सब हम जानते हैं, जांच चल रही है। लेकिन ऐसे में इस बीच करण सिंह को टिकट दिया गया जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके बेटे का नाम जरूर है इस पर। वहीं आपको बता दें कि महिला पहलवान को लेकर के भी आगे ये बात कही गई थी कि जब महिला पहलवान मेडल लेकर आती हैं तो मोदी जी उनके साथ चाय पीते हैं, लेकिन वही जब महिला पहलवान धरना देती हैं तो वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी बना रहे होते हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ कहा था, जिसमें कलसहा और खागीपुर सरवा गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और इस दौरान बता दें कि उन्होंने कई बड़े आरोप जो थे वो सरकार के ऊपर लगाए थे। आपको बता दें कि इस संबोधन में उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। बता दें कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव अभी भी होने बाकी हैं और ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। कई जगह हमने देखा कि ईवीएम मशीनें खराब थी, ईवीएम मशीनों को बदला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रभावित हुआ था वोट डालना। लोग दूर दूर से आए थे और वोट डालने के लिए अपना इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जो आम जनता है उनको काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। कई जगह पे व्यवस्था भी नहीं सही थी, जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो समय समय पर पोस्ट करके सोशल मीडिया के जरिए ये बताता भी था, लेकिन पक्ष जो था जो सत्ता में है सरकार, वो हमेशा इन आरोपों को हमेशा खारिज ही करती आई है। लेकिन अब देखना होगा कि जो आने वाले 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं उनकी वोटिंग परसेंटेज कैसी होने वाली है, व्यवस्था कैसी होने वाली है, क्योंकि लाठी डंडे भी चले हैं। इस बीच कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं और कई कार्यकर्ताओं ने, विपक्ष के लोगों ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया था कि जो पुलिस प्रशासन है वो उनके अंडर काम कर रही है और जो कार्यकर्ता है, विपक्ष के कार्यकर्ता, उनको वोट देने नहीं दिया जाता है। तो तमाम तरीके के दलीलें हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा, यहीं खत्म होने वाला नहीं है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मुद्दे की चर्चा में। फिलहाल के लीजिए इजाजत।